बात आता है जब हम कोई बुक्स पढ़ते हैं ना, तो उस बुक्स को बहुत गहराई से हमें समझना पड़ता है। बुक्स का नाम क्या है? रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुरुक्स इन साउथ इंडिया। 1952 में ये पुस्तक आई थी। कब आई थी? 1952 में। एमएन श्रीनिवास की पुस्तक आती है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, एमएन श्रीनिवास। उस पुस्तक का नाम क्या है? रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुरुक्स इन साउथ इंडिया। तो यानी दक्षिण भारत में कुरुग लोगों का धर्म एवं समाज। अब इसको घुमा फिरा के भी पूछा जा सकता है कि इस पुस्तक में किस किस पे चर्चा की है। अगर मैं क्वेश्चन को और ज्यादा अगर डीप ले जाना चाहूं तो क्या लिखूंगा मैं इस क्वेश्चन को? मैं लिखूंगा कि 1952 में एमएन श्रीनिवास ने जो पुस्तक दी, उस पुस्तक में किस पर चर्चा की? ऑप्शन ए धर्म, 2 या धार्मिक व्यवस्था। यूं कर सकते हैं हम, धार्मिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, ऑप्शन 4 उपयुक्त सभी, और ऑप्शन 5 एक से अधिक। अब बताइए कि राइट आंसर क्या होगा कि 1952 में एमएन श्रीनिवास ने जो कुरुग लोगों का अध्ययन किया, उसमें उन्होंने कुरुग जाति के किस पक्ष का अध्ययन किया? बताइए राइट आंसर क्या होगा? सी। सी। ई। सी कैसे हो जाएगा? देखो थोड़ा सा समझो आप चीज को। क्या किया इन्होंने? पुस्तक का नाम देखो, यही तो है ना, दक्षिण भारत के लोगों पर धर्म और समाज का अध्ययन। पुस्तक का पूरा नाम क्या है? दक्षिण भारत के कुर्ग लोगों पर धर्म और समाज का अध्ययन। प्रश्न आ गया कि एमएन श्रीनिवास ने 1952 के अध्ययन में दक्षिण भारत के कुर्ग लोगों का अध्ययन किस दृष्टिकोण से किया? तो किस दृष्टिकोण से किया? धार्मिक और सामाजिक दृष्टिकोण से किया। तो क्या आ जाएगा ऑप्शन में? धार्मिक आ गया, सामाजिक आ गया, नहीं क्या हो जाएगा? एक से अधिक। ठीक है, ये बीपीएससी में क्वेश्चन है वो इसी प्रकार से पूछे जाते हैं। अगर इसको और स्टेट में पूछेंगे तो ये पूछेंगे कि 1952 में एमएन श्रीनिवास ने जो अध्ययन किया, उसमें कुरुग जाति के किस आयाम का अध्ययन नहीं किया? किस आयाम का अध्ययन नहीं किया? तो किसका अध्ययन नहीं किया? आर्थिक व्यवस्था का अध्ययन नहीं किया, धार्मिक और सामाजिक व्यवस्था का अध्ययन किया। ठीक है, आगे है कि निम्न में से किसको भारतविद माना जाता है? किसको भारतविद माना जाता है? डी ऑप्शन है, ऑप्शन में चेंज कर रहा हूं, उपयुक्त में से कोई नहीं, और ई है एक से अधिक।
ठीक है, ये आजकल पैटर्न कुछ स्थान पे ऐसे आने लग गया है, एक से अधिक नहीं है। भारतविद के रूप में किसे माना जाता है? भारतविद के रूप में लुइस डियूमा को माना जाता है। अगर मैं यहां ऑप्शन चेंज करता हूं, मैंने यहां पे कर दिया जीएस घुरिये, तो अब राइट आंसर क्या होगा? अब राइट आंसर होगा एक से अधिक, क्योंकि भारत में भारतविद, भारतविद का मतलब यहां पे क्या है? ये लाइव क्लास का फोल्डर है, उसमें सेव होता है। तो भारतविद यानी भारत विद्या उपागम, या इंग्लिश में हम कहते हैं इसको इंडोलॉजी। इसको क्या कहते हैं? इंडोलॉजी। अब यहां पे अगर एक नाम और है, तो भारत विद्या उपागम की शुरुआत है वो जीएस घुरिये ने की थी। भारत विद्या उपागम की शुरुआत किसने की थी? एक जीएस घुरिये प्रमुख थे, जीएस घुरिये प्रमुख थे, इसके जनक हैं। रिपीट हो रहा है आवाज, एक बार रीस ज्वाइन कर लीजिए क्लास को, रिपीट नहीं होगा। कंचन जी एक बार आप रिपीट उसको क्लास को रीज्वाइन कीजिए, नहीं होगा। दूसरा नाम हो गया लुइस डियूमा, और तीसरा नाम है इरावती कर्वे। लेकिन इरावती कर्वे पूर्ण रूप से भारत विद्या उपागम पर आधारित नहीं है। इन्होंने कुछ पुस्तकें लिखी है, महाभारत के पात्रों का एग्जाम्पल इन्होंने अपने अध्ययन में किया है, तो वो भारत विद्या उपागम यानी धर्म ग्रंथों के आधार पे समाज की व्याख्या करना। और इरावती कर्वे ने जो इनका मुख्य अध्ययन है, जो 1953 में इन्होंने किया था, कौन सा किया था? किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। 1953 में इन्होंने अध्ययन किया था किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। इस पुस्तक में इन्होंने संरचनात्मक प्रकार्यवाद का उपयोग किया, संरचनात्मक प्रकार्यवाद का उपयोग किया। ठीक है, तो ये हो गया। तो इसमें उन्होंने साथ में संरचनात्मक उपागम का भी प्रयोग किया है, लेकिन ज्यादातर इनको भारत विद्या उपागम की। नमस्कार जी, आगे है 43 नंबर, प्रभु जाति की एक विशेषता नहीं है। प्रभु जाति की एक विशेषता नहीं है। बताइए 43वें का क्या होगा? फटाफट बताइए। 43 डी डी डी, ओके डी। अब इसमें भी एक लोचा है। लोचा क्या है कि जब एमएन श्रीनिवास ने प्रबल जाति का कंसेप्ट दिया था, तो इन्होंने 4 विशेषताएं बताई थी। शुरू में कितनी विशेषताएं बताई थी? 4 विशेषताएं बताई थी। कौन कौन सी 4 विशेषताएं बताई थी? आर्थिक संसाधनों पर प्रभुत्व है, यानी ये जो है वो इसी में पॉइंट आ जाता है। डिस्कस क्लास में कर देंगे, अलग से क्लास में कर देंगे। ठीक है, तो ये आर्थिक प्रभुत्व हो गया, यानी अधिकांश भूमि पे जमीन
का अधिक होता है तभी ये, पहले तो आर्थिक प्रभुत्व कैसे मापा जाता था, जमीन ही थी। आर्थिक प्रभुत्व का मतलब होता है जिनसे इनकम होती है, जो सोर्स ऑफ इनकम होता है, उन संसाधनों पे, रिसोर्स पे जिसका कंट्रोल होता है, वो आर्थिक रूप से संपन्न होता है। ठीक है। दूसरी विशेषता बताई संख्यात्मक प्रभुत्व है, भी इनकी संख्या है वो अधिक होती है, तो 1 2। तीसरी विशेषता इन्होंने बताई सांस्कृतिक प्रभुत्व या राजनीतिक प्रभुत्व है। और चौथी विशेषता सामाजिक प्रभुत्व है, जिसको हम शामिल कर सकते हैं उच्च स्थान, जातीय संस्करण में उच्च स्थान। ये 4 विशेषताएं इनके द्वारा बताई गई थी। अब क्या हुआ कि बाद में इन्होंने 2 विशेषताएं और जोड़ दी। डोमिनेंट कास्ट में इन्होंने 2 विशेषताएं और जोड़ दी और बाद में टोटल हो गई 6। अब ये बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि अगर प्रश्न आ जाए, आ भी चुका है और दोनों के आंसर है वो भी अलग अलग है। आया कि प्रबल जाति की कितनी विशेषताओं का वर्णन एमएन श्रीनिवास के द्वारा किया गया, तो 4 विशेषताएं, एक क्वेश्चन, एक अलग क्वेश्चन था उसमें 6 था, तो शायद ऐसा नहीं होगा कि दोनों एक दिया हो। तो अगर 4 दिया हो तो 4 को सही मानना है, अगर 6 दिया तो 6 को सही मानता है, अगर दोनों है तो फिर वो क्वेश्चन डिलीट होने की संभावना ज्यादा होती है। तो ये 4 विशेषताएं जोड़ दी इन्होंने, बाद में 2 विशेषताएं और जोड़ दी। एक शिक्षा प्लस रोजगार। इन्होंने कहा कि जो उच्च वर्ग है उनको शिक्षा उन्होंने प्राप्त कर ली और जॉब भी उनके पास में आ गई, तो इनसे उनका प्रभुत्व बढ़ गया। और छठी विशेषता इन्होंने बताई नगरों के अंदर व्यवसायों का, नगरों का में व्यवसाय। तो ये क्या, अब खेती बाड़ी तो देने लगे ठेके पे औरों से, और खुद नगरों में जाकर बिजनेस करने लगे, तो इससे भी उनके प्रभुत्व में वृद्धि हुई थी। ये 2 विशेषताएं बाद में जोड़ी थी, तो कई बार ज्यादातर है वो 4 ही मानी जाती है, ज्यादातर है वो 4 ही मानी जाती है, क्योंकि जैसा इस क्वेश्चन में माना गया है, यानी शैक्षणिक परिस्थिति को माना नहीं गया है, क्योंकि ये बाद में जोड़ी गई है। आगे है जीएस गुरिये ने जाति की 6 विशेषताएं दी। जाति की 6 विशेषताएं दी, कौन सी पुस्तक में दी 6 विशेषताएं इन्होंने, कोई बता सकता है? मेरा प्रश्न है, जीएस गुरिये ने जाति की कुल 6 विशेषताओं का जिक्र किया, कौन कौन सी 6 विशेषताओं का जिक्र किया, या किस पुस्तक में किया? तो यहां तो मैं बता दूं कि समाज का खंडात्मक विभाजन, ये उनकी पहली विशेषता थी। पहली विशेषता थी समाज में, समाज का खंडात्मक विभाजन। ठीक है, तो ये इन्होंने दी थी, इनकी पुस्तक है कास्ट एंड क्लास इन इंडिया 1932 में। ये इनके शोध का विषय था, ये इनके शोध का विषय था, कास्ट एंड क्लास इन इंडिया। राजीव जी, आपका आंसर गलत नहीं है, आपने कहा कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन, ये भी सही है। फिर इनकी पुस्तक आती है, इस पुस्तक का सेकंड संस्करण आता है, जिसका नाम होता है कास्ट एंड रेस। पुस्तक का नाम होता है इनकी दूसरी, कास्ट एंड रेस इन इंडिया, ये इनकी दूसरी पुस्तक आ जाती है। फिर इनकी तीसरी पुस्तक आती है, शायद 1962 में आई थी, कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन, कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन।
और तीनों ही पुस्तकें इनकी है, एक ही पुस्तक का इनका नया नया संस्करण है और तीनों में ही इन्होंने 6 विशेषताओं का जिक्र किया। लेकिन सबसे पहले 1932 में कास्ट एंड क्लास इन इंडिया में इसका किया और कुल 6 विशेषताएं बताई। एक, समाज का खंडात्मक विभाजन, संस्तरण की व्यवस्था। डियूमा ने भी यही कहा है कि जातीय व्यवस्था शुद्ध संस्तरण की व्यवस्था है। ये बीपीएससी के लिए क्यों नहीं है? भोजन एवं सहवास संबंधी प्रतिबंध, धार्मिक निर्योग्यताएं एवं विशेषाधिकार, व्यवसाय के चयन पर प्रतिबंध और विवाह संबंधी प्रतिबंध। ये अब इसमें चेंज क्या होगा? बीपीएससी में क्या पूछा जाता है? बीपीएससी में एक 5वां ऑप्शन दे दिया जाता है, इनमें से एक से अधिक, बस इतना दिया जाता है, बाकी ऑप्शन यही रहते हैं। तो अगर यहां ऑप्शन में आ जाता विवाह संबंधी प्रतिबंध, विवाह संबंधी प्रतिबंध या अंतरजातीय विवाह पे प्रतिबंध, तो राइट आंसर क्या आ जाता? एक से अधिक। ये भी विशेषता बताई और ये भी विशेषता बताई, बस इतना ही बीपीएससी में फर्क है। चीज यही है, कंसेप्ट अगर आपके क्लियर होंगे तो फिर गलत होने की संभावना बहुत कम रहती है। आगे, जब उच्च जाति हिंदू चेतन या अचेतन रूप से निम्न जाति हिंदुओं के व्यवहार प्रतिमानों को अपनाती है, उसका अनुकरण करती है, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं असंस्कृतिकरण, या इसको कह सकते हैं विसंस्कृतिकरण। ठीक है, ये नहीं है, ये नहीं है, डी इसका राइट ऑप्शन है। आगे, सामाजिक गतिशीलता की प्रक्रिया संस्कृतिकरण के विश्लेषण में एमएन श्रीनिवास ने आर के मर्टन के किस सिद्धांत को अपनाया है? इन्होंने मध्य सिद्धांत को नहीं अपनाया, विचलन के सिद्धांत को नहीं अपनाया, परिस्थिति और भूमिका संबंधी सिद्धांतों को नहीं अपनाया। कौन से सिद्धांतों को अपनाया? सी, संदर्भ समूह सिद्धांत को अपनाया। संदर्भ समूह का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति या समूह किसी दूसरे के जैसा बनना चाहता है, बनने की आकांक्षा रखता है, इसमें सापेक्षिक वंचन की सापेक्षिक वंचन का सिद्धांत होता है कि यानी एक उच्च वर्ग है और एक निम्न वर्ग है, इसके पास गाड़ी है, बंगला है, मार नहीं है, बस बाकी सब कुछ है इसके पास में। हाँ, रोल मॉडल भी हो सकता है, नो प्रॉब्लम। गाड़ी, बंगला, पैसा सब कुछ है इसके पास में। इसके पास में निम्न वर्ग से उसके पास में कम होता है। तो अब ये क्या कहना चाहता है? अपने आप को वंचित महसूस करता है कि मेरे पास गाड़ी नहीं है, मेरे पास बंगला नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है। अब फिर क्या करता है? वो इस वर्ग जैसा बनना चाहता है कि मैं इसके जैसा बनूंगा। तो ये सापेक्ष रूप से वंचित महसूस करता है और फिर उसके जैसा बनना चाहता है। तो ये जो कोहन का एक सिद्धांत है स्ट्रीट कॉर्नर वाला, या जो मध्यम वर्ग के मूल्य या निम्न वर्ग के मूल्य, गली बॉय वाला, डेविएंट बॉय, तो वो भी इसी पे आधारित है। ये संस्कृतिकरण का कंसेप्ट भी इसी पर आधारित है और रोल मॉडल का भी इसी पे आधारित है। अब इस संस्कृतिकरण का प्रयोग करते हुए आगरा के आसपास के, आगरा के पास में एक जाति है जाटो, और यूपी के अंदर एक और है
जिनका अध्ययन हुआ है, एक अध्ययन तो ओएम लिंच के द्वारा किया गया, अभी मैं थोड़ा कंफ्यूज हूं, एक तो है ओएम लिंच और एक है ऑस्कर लेविस। थोड़ा सा मैं हो रहा हूं इसमें, कंफ्यूज हो रहा हूं। ये दोनों संस्कृतिकरण की अवधारणा को ही ध्यान में रखकर किए गए अध्ययन है। कौन सा एक सुमेलित नहीं है? कौन सा एक सुमेलित नहीं है? बताइए फटाफट, इसका क्या आंसर होगा? ए, बिल्कुल राइट, ए आंसर है। ये स्क्रेट यानी वैसे तो पवित्र होता है, लेकिन सेक्युलर का नहीं है। बाकी ये सभी फिलोसफी ऑफ मनी पुस्तक है, वो जॉर्ज सिमेल की है। लुकिंग सेल्फ ग्लास सीएच कुल्ले का कंसेप्ट है। और ऑक्टेवियस सोसाइटी, तानाशाही समाज, एट जियोनी की है। आगे है तो इमाइल दुर्खिम ने स्क्रेट और प्रोफेन, पवित्र और प्रदूषित, पवित्र और अपवित्र, डियूमा का है। अभी मैं बताता हूं। ये पवित्र और अपवित्र का कंसेप्ट है, जो बात है वो की दुर्खिम ने की। और दूसरा ये चर्चा है वो की है लुइस डियूमा ने। लुइस डियूमा ने, दोनों ने पवित्र और अपवित्र, स्पीड, स्पीड नहीं, स्प्रीड, फैलाव। अच्छा, स्पीड में करवाइए, ठीक ठीक। तो ये डियूमा ने जो पवित्र और अपवित्र का कंसेप्ट दिया है, वो दिया है जाति के संदर्भ में। किसके संदर्भ में दिया है? जाति के इन्होंने कहा कि जाति व्यवस्था शुद्ध संस्करण की व्यवस्था है, जो पवित्र और अपवित्र, सुचिता और असुचिता पर आधारित है। और इमाइल दुर्खिम ने जो किया है वो किया है धर्म के आधार पर। तो नोट कीजिएगा, यहां नहीं है, वो ऑप्शन ही नहीं है अपने पास, लेकिन अगर आता तो यहाँ पे आता ना कि जातीय व्यवस्था के आधार पे किसने किया, तो डियूमा सही होता। अगर धर्म के आधार पे पूछा गया था, अभी इसमें पूछा गया था एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर में, यही सेम, और मैंने ऐसे ही बताया था, फिर भी लोग गलत करके आए। जाति के बारे में पूछा था, डियूमा नहीं करके आए। मैं फटाफट करवा देता हूं, दोनों आएंगे ही नहीं। अगर दोनों आ जाए, अगर जाति के संदर्भ में पूछा जाए तो डियूमा होगा, अगर धर्म के संदर्भ में पूछा जाए तो इमाइल दुर्खिम होगा। सामाजिक स्त्रीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत किसने दिया? किंग्सले डेविस ने दिया। किसने दिया? किंग्सले डेविस ने दिया। 1945 में इनकी पुस्तक आती है सम प्रिंसिपल्स ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन। सम प्रिंसिपल्स ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन, स्त्रीकरण के कुछ सिद्धांत। तो इसके अलावा पार्सन, प्रेटो, स्पेंसर, दुर्खिम, मेलोवंस्की, ब्राउन, मर्टन, मेनहिम, मेलविन, मेलविन ट्यूमन मेलविन है, एक ही नाम है। इसने इसका विरोध किया था। किंग्सले डेविस के सिद्धांत का विरोध किनके द्वारा किया गया था? ट्यूमिन मेलविन के द्वारा किया गया था। अगर प्रश्न आ जाए किसने किंग्सले डेविस के इस स्ट्रेटिफिकेशन थियरी की आलोचना की, क्रिटिसाइज किया, तो किसने किया? ट्यूमिन मेलविन ने किया।
चलो मैं फटाफट करवा देता हूं। अब मैं और मुझे का कंसेप्ट किसने दिया समाजीकरण के संदर्भ में? मैं और मुझे, तो आपको पता ही है किसने किया, जीएच मीड ने दिया। किसने दिया? जीएच मीड ने दिया। इसके साथ में उन्होंने सामान्यीकृत अन्य और महत्वपूर्ण अन्य, जनरलाइज्ड अदर एंड इंपॉर्टेंट अदर का कंसेप्ट भी इसी सिद्धांत में दिया था। किसने कहा कि प्रतिस्पर्धा पूंजीवाद की एक विशिष्ट आवश्यकता है? तो पूंजीवाद के उदय के कारणों की खोज है वो 1904 और 1905 के अंदर पुस्तक लिखी थी। पुस्तक का नाम है द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, सॉरी द एथिक्स ऑफ प्रोटेस्टेंट एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। जिसमें ये पूंजीवाद के जिक्र करते हैं, लेकिन पूंजीवाद का एक आलोचना के तौर पे जो की थी वो किया था मार्क्स ने। लेकिन प्रतिस्पर्धा पूंजीवाद की एक विशिष्ट आवश्यकता है और इसलिए पूंजीवाद वहां वहां फैला। तो ये है मैक्स वेबर ए। आगे स्वयं की अवधारणा और सामाजिक अस्मिता का समाजीकरण सिद्धांत किसने दिया? स्व की अवधारणा, स्वयं की अवधारणा तो किसने दिया था? मीड ही है। यहाँ पे वो नहीं है, कौन नहीं है? सीएच कुल्ले नहीं है। कुल्ले होता तो हमें थोड़ा सोचना पड़ता, कुल्ले है नहीं। कुल्ले और मीड दोनों ने कहा कि स्व और समाज जुड़वा है, स्व और समाज जुड़वा है। अगर दोनों आ जाए तो सीएच कुल्ले से ही माना जाएगा, ये अलग है। आगे है विखंडन का अवधारणा किससे संबंधित दिया? विखंडन की अवधारणा किसने दी? बी, जैक्स डेरिडा। किसने दी? जैक्स डेरिडा ने दी। और ये जो लिखित पाठ है, प्रश्न आ जाए कि किसका विखंडन किया? लिखित पाठ। इस लिखित पाठ का विखंडन किया। इन्होंने कहा कि प्रत्येक वर्ड के लिखित पाठ के कई सारे मीनिंग बनते हैं। उन मीनिंग को समझने के लिए हमें उन सब का विखंडन करना पड़ेगा, अलग अलग करना पड़ेगा। जैसे कि हमारा राष्ट्र गान है, जन गण मन अधिनायक तेरी जय हो, भारत भाग्य विधाता। अब इसका हम विश्लेषण करते हैं तो इसको अलग ही मीनिंग निकल के आता है। ये लाइव क्लास का फोल्डर होता है, उसमें होता है कि जन गण मन यानी भारत का जो जन, जनता, गण यानी यहाँ के प्रतिनिधि, और मन यानी लोग आत्मा से। तो जन गण मन अधिनायक। अधिनायक कौन था? अधिनायक था ब्रिटिश राजा। जब ब्रिटिश राजा भारत में आया था तब ये गाया गया था पहली बार, 1900 शायद 11 की बात है, हो सकता है उससे पहले भी है। जनगण अधिनायक जय, भारत भाग्य विधाता। उस समय भारत का भाग्य निर्माण करने वाला कौन था? हो गया। आगे है, मैं फटाफट करवा देता हूं। इकोनॉमी एंड सोसाइटी पुस्तक किनकी है? मैक्स वेबर की है। और मिलिटेंट एंड इंडस्ट्रियल सोसाइटी कंसेप्ट है वो हर्बर्ट स्पेंसर का है। बाकी दो का ऑन मोरलिटी एंड सोसाइटी दुर्खिम की है। तो बी का ए हो जाता है, बी का ए हो जाता है, तो बाकी सारे के सारे ऑटोमेटिक है वो कट हो जाते हैं। तो बी, ए का 2 और सी का 4 और डी का 3। तो ये इसका आपको कौन कौन से टेस्ट देखने चाहिए इस पे मैं बात करूं तो आपको, अगर आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, क्या हो गया, अगर आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सभी स्टेट के पीजीटी लेवल के टेस्ट देखने चाहिए।
आगे सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया, सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया 1966 के अंदर किया था। इसमें इन्होंने ये जो कंसेप्ट दिए थे ना, संस्कृतिकरण के, पश्चिमीकरण के, लौकिकीकरण के, ये लगभग कंसेप्ट इन्होंने इसी पुस्तक में दिया। इनकी सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पुस्तक है इनकी, ठीक है। इनके अलावा अगर हम बात करें तो इनकी पहली जो इनके एमए के शोध का विषय था, एमए के शोध का विषय था, इनका थीसिस थी एमए की, मैरिज एंड फैमिली इन मैसूर और रिलीजन एंड ये हो गई इंडियाज विलेज 1955 में ये इनकी पुस्तक हो जाती है। आगे भारतीय समाजशास्त्रियों में किसने माना कि सामाजिक परिघटनाओं के अध्ययन के लिए मूल्य महत्वपूर्ण है? पीजीटी लेवल के ही करवा रहा हूं। मूल्यों की इंपॉर्टेंस किसने दी थी? राधा कमल मुखर्जी को। तो राधा कमल मुखर्जी को मूल्य के समाजशास्त्र का जनक भी कहते हैं। तो इन्होंने मूल्य दो प्रकार के बताए, साधन और साध्य मूल्य, और परिभाषित किया कि मूल्य समाज द्वारा स्वीकृत इच्छाएं एवं लक्ष्य हैं जिनका आंतरिकरण, अनुकूलन व समाजीकरण की प्रक्रिया के दौरान करता है। आगे है मार्क्स के वर्ग विभाजन संबंधी परीक्षण किया और तीसरे वर्ग का कंसेप्ट दिया, मध्यम वर्ग। मार्क्स ने दो वर्ग बताए थे, एक उच्च वर्ग और एक निम्न वर्ग। मध्यम वर्ग की बात है वो नहीं की। मध्यम वर्ग की बात किन्होंने की? मध्यम वर्ग का कंसेप्ट दिया डेरेनडोरफ ने। किसने दिया? डेरेनडोरफ ने। हर्बर्ट स्पेंसर ने अनुसरण किया। तो हर्बर्ट स्पेंसर ने किसका किया? मुख्य रूप से उद्विकासीय पद्धति। ये बीपीएससी का भी है, बीपीएससी का ही है ये, ऐसा नहीं है कि बीपीएससी है। ये इन्होंने योग्यतम की उत्तरजीविता, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। आगे है आदर्श प्रारूप का कंसेप्ट किसने दिया? तो आदर्श प्रारूप का कंसेप्ट दिया है वो मैक्स वेबर ने दिया। किसने दिया? मैक्स वेबर ने दिया। आगे है प्रत्यक्षवाद के संदर्भ में ऑगस्ट कॉम्टे के उत्तराधिकारी किसे माना जाता है? तो किसे माना जाता है? इमाइल दुर्खिम को इनका उत्तराधिकारी माना जाता है प्रत्यक्षवाद के संदर्भ में। क्योंकि इसका कारण ये क्या है कि ये फ्रांसीसी थे। क्या थे? फ्रांसीसी थे, फ्रांस निवासी थे दोनों के दोनों, और इनका संबंध, दोनों का संबंध है वो जर्मनी से हो जाता है। किससे हो जाता है? जर्मनी से हो जाता है। आगे है, ठीक है, हो गया ये। सेंट साइमन का भी उत्तराधिकारी मान सकते हैं। शक्ति होती है, शक्ति किससे या शक्ति से क्या उत्पन्न होता है? तो शक्ति और प्राधिकार, सत्ता, अथॉरिटी, पावर एंड अथॉरिटी एक दूसरे के पूरक है। आगे है सत्ता की प्रभुता का अर्थ है, सत्ता की प्रभुता का अर्थ है एक शासक का होना, उस शासक के पास एक समूह होना और समूह को, उस शासक को समूह पे आदेश देने की क्षमता, यानी उपयुक्त सभी। आगे विलेज, कास्ट एंड जेंडर एंड मेथड, इस पुस्तक के लेखक कौन है? फटाफट दीजिए। 63वें का राइट आंसर क्या होगा? 63वें का राइट आंसर क्या होगा? ए आर के मुखर्जी। ए, फटाफट दीजिए आंसर। जिसने ए बताया वो गलत है, ए इसका राइट आंसर नहीं है। अब बताइए क्या राइट आंसर होगा? फटाफट बताइए। ए राइट नहीं है, डी।
डी भी राइट नहीं है, बिल्कुल राइट। ये सारे के सारे ऑप्शन गलत है, ये क्वेश्चन डिलीट हुआ था और इसका सही आंसर है एम एन श्रीनिवास। ठीक है, तो ये किनकी एम एन श्रीनिवास की पुस्तक है। आगे आधिपत्य शब्द की अवधारणा किसने दी? आधिपत्य शब्द की अवधारणा किसने दी? सी, मार्क्स का संबंध है। वैसे ये किसने दी थी? इसका संबंध है वो ग्राम्स्की से भी है। आगे है, त्वरित उग्र सामाजिक परिवर्तन तभी आ सकता है जब क्रांतिकारी चेतना का पूर्ण विकास हो। तो ये ग्राम्स्की है। क्या है? ग्राम्स्की। आगे, आधुनिकता एक अधूरी परियोजना है। ये क्वेश्चन सबसे बार बार हर एग्जाम में पूछा जाता है। हर एग्जाम में पूछा जाता है कि आधुनिकता अधूरी परियोजना है, अधूरा प्रोजेक्ट है, पूर्ण परियोजना नहीं है। हेबरमास। सा जोड़ा एक इनमें से सुमेलित नहीं है। कास्ट इन मॉडर्न इंडिया, कास्ट इन मॉडर्न इंडिया सुमेलित नहीं है। कास्ट एंड क्लास, कास्ट क्लास एंड पावर, आंद्रे बेतई, होमो हायरर्की, लुइस डियूमा। कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स, रजनी कोठारी। कास्ट इन मॉडर्न इंडिया पुस्तक है वो एम एन श्रीनिवास की है। आगे 68, किसने कहा कि द हिस्ट्री ऑफ ऑल हिलर टू सोसाइटी इन द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल, आज तक का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। ये किसमें कहा? ये कहा कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 10 दिसंबर, शायद 10 दिसंबर या दिसंबर तो मुझे याद है, 10 दिसंबर 1848 के अंदर ये मैनिफेस्टो है वो घोषित हुआ था, साम्यवादी घोषणा पत्र। 69 संस्था है, इनमें से संस्था क्या है? राज्य एक समिति है। ये एक सदस्य हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। क्या होगा? ए, सरकार। विवाह, परिवार, नातेदारी, जाति, ये सब संस्था के एग्जाम्पल है। समाजीकरण, समाज विज्ञान में पर घटना शास्त्र शब्द का प्रयोग किसने किया? तो देखो, पर घटना शास्त्र का है वो हर्सल ने किया। सबसे पहले एडमंड हर्सल ने, एडमंड हर्सल ने ये दिया। उसके बाद में समाजशास्त्र में इसे लागू किया अल्फ्रेड सूज ने। अल्फ्रेड सूज किस पुस्तक में किया? द फिनोमेनोलॉजी ऑफ द सोशल वर्ल्ड। द फेनोमेनोलॉजी पुस्तक इनकी है, हर्सल की है। और द फेनोमेनोलॉजी ऑफ द सोशल वर्ल्ड किनकी है? अल्फ्रेड सूज की है, जिसने समाजशास्त्र में परघटना शास्त्र को लागू किया। ग्रामीण भारतीय समाजशास्त्र के परिप्रेक्ष्य में सार्वभौमिकरण और स्थानीयकरण की कंसेप्ट का है वो किसने किया? किसने दिया? मैकिम मेरियट ने। किसने दिया? मैकिम मेरियट ने किशनगढ़ी गांव के अध्ययन के आधार पर ये कंसेप्ट है वो दिया। सामाजिक प्रघटना को समझने के लिए कौन प्रकार्यात्मक उपागम का प्रयोग नहीं करता है? प्रकार्यात्मक उपागम का प्रयोग नहीं करता है। 73वें का बताइए फटाफट, क्या आंसर होगा? डी, बिल्कुल राइट। किंग्सले डेविस, मार्टन, पार्सन्स हम चर्चा कर चुके थे।
जेफ्रे अलेक्जेंडर है वो प्रकार्यात्मक उपागम का ही है, लेकिन इन्होंने कौन सा दिया? नव प्रकार्यवाद। क्या दिया? नव प्रकार्यवाद। कौन सा कंसेप्ट दिया? नव प्रकार्यवाद का दिया। लेकिन आलोचना किसने की? आलोचना हेबरमास ने की। किसने की? हेबरमास ने इसकी आलोचना की है। ये क्रिटिकल, ये 1923 के अंदर एक जर्मनी के अंदर एक स्कूल था, ये सारे के सारे जर्मनी के लोग थे जिन्होंने फ्रैंकफर्ट संप्रदाय के नाम पे हम जानते हैं, फ्रैंकफर्ट स्कूल, उसके है हेबरमास है, अर्थोनो है, दो और है। इनकी विवेचनात्मक या आलोचनात्मक सिद्धांत इनको कहते हैं। आवश्यकताओं के सिद्धांत का प्रयोग किसने किया? प्रकार्यात्मक पूर्व आवश्यकताएं 74। अब बड़ा ये अधूरा प्रश्न है, ये बड़ा अधूरा प्रश्न है। बिल्कुल आवश्यकताओं की बात है, वो संस्कृति के संदर्भ में, संस्कृति के संदर्भ में मेलोवंस्की ने की। किसने की? मेलोवंस्की ने की। लेकिन प्रकार्यात्मक सिद्धांत में इसका प्रयोग है वो टालकट पार्सन्स करते हैं, पूर्व अपेक्षाएं आवश्यकताएं। तो यहां पे आवश्यकताओं का सिद्धांत है वो मुख्य रूप से हम मेलोवंस्की को ही मानेंगे। किसको मानेंगे? मेलोवंस्की को ही मानेंगे। आगे है, सॉरी 75, विश्व की 8 संस्कृतियों का अध्ययन के आधार पर चक्रीय सिद्धांत किसने दिया? स्पेंगलर ने दिया। किसने दिया? स्पेंगलर ने दिया। विश्व व्यवस्था सिद्धांत, वर्ल्ड सिस्टम थियरी, इंग्लिश में हम कहेंगे वर्ल्ड सिस्टम थियरी, किसने दिया? विश्व व्यवस्था वालरस्टीन ने दिया। किसने दिया? वालरस्टीन ने दिया। प्रदत्त और अर्जित परिस्थिति के बीच में अंतर किसने किया? और राल्फ लिंटन ने किया। किसने किया? राल्फ लिंटन ने किया। सेवेंटी 78 है, मार्क्सवादी समाजशास्त्री हैं तो AR देसाई मार्क्सवादी हैं, DP मुखर्जी मार्क्सवादी हैं, GS सुग्रीय और राधा कमल मुखर्जी मार्क्सवादी नहीं है। तो A और 3, 1 और 3, तो C इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर शुद्ध रूप में हम कहें तो AR देसाई ही है। DP मुखर्जी अपने आप को मार्क्सवादी नहीं कहते। DP मुखर्जी अपने आप को क्या कहते हैं? मार्क्सलोजिस्ट, मार्क्स शास्त्री। मार्क्स शास्त्री कहलाना पसंद करते हैं, मार्कोजोलिस्ट कहलाना पसंद करते हैं, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट कहलाना पसंद नहीं करते। पुस्तकों को सुमेलित करना है, अभी हमने चर्चा की थी, अल्फ्रेड सूज की पुस्तक कौन सी है? कौन सी है? अल्फ्रेड सूज की द फेनोमेनोलॉजी ऑफ द सोशल वर्ल्ड। बी का क्या आएगा? ए आएगा। बी का ए आएगा, ए आएगा, नहीं आएगा तो क्या हो जाएगा? बी से ही हो जाएगा, बस हमने एक ही पकड़ा है। बाकी स्ट्रक्चर ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन, इसका कहां गया ऑप्शन? प्रेजेंटेशन ऑफ एवरीडे लाइफ, गॉफमैन, स्टडीज ऑन एथनोमेथोडोलॉजी, गारफिंकल, और सोशल स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन, पार्सन्स। आगे सांस्कृतिक विलंबना का कंसेप्ट 1922 के अंदर अपनी पुस्तक सोशल चेंज पुस्तक में दिया। किसने दिया? आगब्रन एवं
निमकॉफ, सॉरी निमकॉफ इनके साथ में नहीं है, किसने दिया? ओकबर्न ने दिया। किसने दिया? ओकबर्न ने ये सिद्धांत है वो दिया, कई जगह काम किया, लेकिन ये जो पुस्तक है 1922 में सोशल चेंज, तो ये केवल ओकबर्न की है। तो ये आज के हमारे क्वेश्चन थे।